हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के टाइप क्या हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। तो शुरू करते हैं कि बाइंग बिहेवियर के टाइप क्या हैं। तो अगर हम बात करें बाइंग बिहेवियर, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप इसके क्या हैं। तो इसके चार टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स परचेज बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग परचेजिंग बिहेवियर, हैबिचुअल परचेज बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। तो ये फोर तरीके का होता है। और किस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड ब्रांड डिग्री ऑफ ब्रांड डिफरेंस, कि ब्रांड में कितना आपस में डिफरेंस है ना, और लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की जो कंज्यूमर है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्ट को जानने में और सर्च करने में, इंफॉर्मेशन में, है ना। तो उसके बेस पे हमने ये चार तरीके के बिहेवियर को स्टडी किया। वही यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स परचेज डिसीजन, डिसोनेंस मतलब घटता है प्रोडक्ट खरीदने के बाद, जो व्यक्ति है उसका विश्वास प्रोडक्ट में घटता है, तो उसे बोलते हैं डिसोनेंस। रिड्यूसिंग परचेजिंग बिहेवियर, हैबिचुअल परचेज जो आप हैबिट की वजह से खरीदते हैं, एंड वैरायटी सीकिंग जहाँ पर आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं लेकिन आप डिफरेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट भी हाई होता है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट आप यहाँ पे खरीदने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं क्या है। पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चारों टाइप है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है? यहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस होता है। जो कंज्यूमर है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्ट को लेकर वो काफ़ी हाई होता है, वहाँ पे वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं। और जो ब्रांड हैं उस सेक्शन में, उनमें आपस में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अकर व्हेन प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कब अकर होता है? जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, आप इन प्रोडक्ट्स को बार बार नहीं खरीदते हैं, ये महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। और रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई रिस्क होता है यहाँ पे, है ना। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? जैसे कि आप कार खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, तो ये कैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है और सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस भी होता है, विजिबल ब्रांड डिफरेंस होता है कि आप देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड है, उनके फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। मार्केटर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस केस में? प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू ब्राउजर, वीडियो एंड वेबसाइट। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड कराएं, कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएं। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट थ्रू यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट। अपने प्रोडक्ट को यूनिक फीचर्स बेनिफिट के थ्रू दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने की आप कोशिश करें। यूज सेल्स पीपल टू गाइड कंज्यूमर। आप सेल्स पर्सन का इस्तेमाल किया करें जिससे कि वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को अच्छे से बता सकें, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हाई रहता है कस्टमर का, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, इन्हें हम काफ़ी टाइम बाद खरीदते हैं, है ना। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसके बाद है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये कहाँ? यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हाई होता है बट जो ब्रांड है उनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। वहीं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट भी हाई था और ब्रांड में डिफरेंस भी हाई था। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट तो कस्टमर का हाई है लेकिन जो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में सर्च कर रहे हैं उनमें इतना खासा कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है, उनमें खास ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है ना, लेकिन कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है। किसी भी इंश्योरेंस को खरीदने से पहले वो काफ़ी सर्च करते हैं, है ना। सो कंज्यूमर में फील अनसर्टेनिटी आफ्टर परचेज, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट परचेज डिसोनेंस, है ना। ये लाइन हमें याद रखनी कि कस्टमर खरीदने के बाद उसे अनसर्टेनिटी फील होती है। मार्केटर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
ऑफर रिश्योरेंस थ्रू कस्टमर सपोर्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया है आपका, तो आप उसको अच्छे से कस्टमर सपोर्ट दें, आप उसे अश्योर करें कि आप उन्हें हर लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और हाईलाइट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके को मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। फिर है हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जो अपनी आदत की वजह से, जो आपके पेरेंट्स खरीदते तो आप भी खरीदने लग गए, है ना, इस तरीके से होती है। सो यहाँ पे आपका लो इन्वॉल्वमेंट है और फ्यू ब्रांड डिफरेंस है। इन्वॉल्वमेंट भी कम है और ब्रांड में डिफरेंस भी कम है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट, शुगर, टूथपेस्ट, आप इनको ऐसे ही खरीद लेते हैं, इतना आप सर्च नहीं करते हैं इनके बारे में, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम रहता है और ब्रांड में डिफरेंसेस भी कम रहते हैं। बाइंग इज बेस्ड अपॉन हैबिट रादर देन ब्रांड लॉयल्टी। आप ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, बस आप क्या है, आपकी हैबिट बन गई है, इसलिए आप उन्हें खरीद रहे हैं। तो इस केस में मार्केटर को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? फोकस ऑन ब्रांड विजिबिलिटी यूजिंग सेल्फ पोजिशनिंग और यूज रिपीटेटिव एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। आपको अपने प्रोडक्ट का कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए, लोगों को रिमाइंड कराता रहना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। और आप हर अपनी ब्रांड को विजिबल बनाएं हर जगह पे, जहाँ अवेलेबल हो सेल्फ में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि वो आपके कंज्यूमर को दिखता रहे, जिससे वो उसे खरीदते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है और ब्रांड डिफरेंस भी कम होता है। फिर है हमारा वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो कम है लेकिन ब्रांड में डिफरेंस ज़्यादा है ना। आप इतनी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं कर रहे, बस अलग दिख रहा है तो आप खरीद ले रहे हैं। कपड़ों में बहुत ऐसा करते हैं, जैसे हम जो हमारे जो क्या होते हैं, जो फास्ट टैग हो गए हैं एकदम से, है ना, ये आपके कपड़े एकदम से देख रहे होंगे, जैसे जूडियो वगैरह हो गए, उनमें कपड़े आते हैं 4 दिन बाद फिर अलग कपड़े आ जाते हैं, तो लोग उनको खरीद रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं एक तरीके से। तो वही वेराइटी सीकिंग, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, बस ब्रांड डिफरेंस वो देखते हैं कि हाँ अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। सो लो इन्वॉल्वमेंट, ब्रांड डिफरेंस हाई है यहाँ पे, जैसे स्नैक, कुकीज, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स। कंज्यूमर स्विच ब्रांड फ्रीक्वेंटली ऑफ्टन ड्यू टू बोर्डम। वो एक से बोर हो जाते हैं तो वो दूसरे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस केस में मार्केटर को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मार्केट लीडर्स शुड मेंटेन ब्रांड प्रेजेंस थ्रू कॉन्स्टेंट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ डोमिनेंस। चैलेंजर ब्रांड शुड ऑफर डिस्काउंट, सैम्पल्स एंड स्पेशल डील टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। तो वेराइटी सीकिंग में क्या होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है और ब्रांड डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये हमारे 4 कंज्यूमर टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थे, बाइंग बिहेवियर थे, जो हमने काफ़ी डिटेल में देखे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब हम देख रहे हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड मार्केट प्लेस, 5 स्टेप होते हैं इनमें, इनको यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड। पहले जो मार्केटर है उसको मार्केट प्लेस को और कस्टमर की नीड को सही से समझना चाहिए। उसके बाद डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अपने जो आपकी टारगेट मार्केट है उसको आप आइडेंटिफाई करें, वैल्यू प्रपोजिशंस बनाएं जिससे कि कस्टमर को आप बेहतर सर्व कर सकें। कंस्ट्रक्ट अ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। अब आप अपना एक प्रोडक्ट मिक्स बनाएं, है ना, जो हमने प्रोडक्ट पी थी 4P की बात की थी ना, प्रोडक्ट मिक्स, या इन सर्विस के केस में 7Ps की बात की थी। अब आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स बनाएं। आप क्या करें, आप उसे एडवर्टाइज करें, आप लोगों से एंगेज करें, एंगेज कस्टमर एंड बिल्ड रिलेशनशिप। आप लोगों के साथ एंगेज करें, कम्युनिकेट करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, है ना, जिससे कि क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉयल। आप लॉयल कस्टमर बनाए थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप, उससे क्या होगा, जनरेट प्रॉफिट एंड ब्रांड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टीज। तो दीज आर द स्टेप इन कस्टमर buying decision process from the perspective of marketer. So first step, understand marketplace. That is, first step involve reaching, understand the target audience, desired need and buying behavior.
ठीक है। फिर डिजाइन वैल्यू ड्रिवन स्ट्रेटेजी, दैट मीन बेस्ड अपॉन इंसाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बिजनेस क्रिएट अ स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। आप कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं वो आपको देखना होता है। फिर इंटीग्रेट मार्केटिंग प्रोग्राम, डेवलप कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमारा एंगेजिंग कस्टमर, आप लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर को एंगेज करें। बिल्ड लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर, डिलीवर कंसिस्टेंट वैल्यू एंड एक्सीलेंट सर्विस, जिससे क्या होगा, आप वैल्यू कैप्चर कर पाएंगे। कैप्चर वैल्यू थ्रू सेल्स, कस्टमर लॉयल्टी एंड रेफरल। सो दिस इज द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटर। अब हम सेम टाइम देखें तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कैसे बाइंग डिसीजन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर उसके बाद उस चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं कि उन्हें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किस तरीके के प्रोडक्ट उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उससे रिलेटेड। फिर वो कई सारे अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है उनके अकॉर्डिंग उसको वो सिलेक्ट करेंगे, परचेज डिसीजन बनाएंगे। पोस्ट परचेज बिहेवियर होगा कि वहाँ उन सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए प्रोडक्ट से। तो वही है, सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, फिर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, एक्सप्लोर ऑप्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन टू सॉल्व नीड। फिर आप परचेज डिसीजन बनाएंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। फिर उसका पोस्ट परचेज डिसीजन आता है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिसीजन एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। सो दिस इज द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। तो हमने दोनों देख लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर। एक्सटेंसिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये किस में होते हैं, किसका फीचर है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर अकर व्हेन, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कब होता है, हाई इन्वॉल्वमेंट लो डिफरेंशिएशन, लो इन्वॉल्वमेंट हाई डिफरेंशिएशन, हाई इन्वॉल्वमेंट लो डिफरेंस और लो इन्वॉल्वमेंट लो डिफरेंशिएशन। तो कब था हमारा वैरायटी सीकिंग का, हम देखेंगे यहाँ पे। सॉरी पीछे निकल गया। देखो वैरायटी सीकिंग में लो इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस। तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, कम है, तो सबसे पहले लो इन्वॉल्वमेंट और हाई ब्रांड डिफरेंस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फिर इसके बाद डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाय। अब यहाँ पे क्या था डिसोनेंस बाइंग में, कि आपका इन्वॉल्वमेंट तो हाई था लेकिन ब्रांड डिफरेंस कम था। सो हाई इन्वॉल्वमेंट फ्यू डिफरेंसेस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, कब होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में, हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट एंड लो ब्रांड डिफरेंस, हाई ब्रांड डिफरेंस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो हैबिचुअल है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं, है ना। और हाई ब्रांड डिफरेंस यहाँ पे होगा नहीं होगा। तो हैबिचुअल है तो आपका इन्वॉल्वमेंट पहली बात कम होगा और ब्रांड का डिफरेंस भी कम होगा क्योंकि आप हैबिट की वजह से खरीद ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज इन विच कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज, द फर्स्ट स्टेज इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये कौन सा है, पहले हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटर है या फिर कंज्यूमर। सो ये कौन सा है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिकग्निशन हो रहा है ना, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव है और परचेज डिसीजन है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है हमारे, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम
प्रॉब्लम रिकग्निशन होगा, फिर उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, देन इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर आप बाइंग डिसीजन बनाते हैं, परचेज डिसीजन बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जब आप डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो आप परचेज डिसीजन बना रहे हैं, तो वो किस बात से इन्फ्लुएंस होंगे? ब्रांड इमेज, कंज्यूमर बिलीव एंड एटीट्यूड, प्राइस। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो पोस्ट परचेज डिसोनेंस अकर व्हेन कस्टमर इज सेटिस्फाई, कस्टमर डाउट द डिसीजन, नो अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट और प्रोडक्ट इज चीप। तो पोस्ट परचेज डिसीजन कब आता है कि कंज्यूमर को अनसर्टेनिटी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना, उसे पता नहीं होता कि सही किया है गलत किया, तो डिसीजन को क्या करता है, क्वेश्चन करता है। सो पोस्ट परचेज डिसोनेंस कब होता है? जब कंज्यूमर डाउट द डिसीजन। सो ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज इंक्लूड, इन्फॉर्मेशन सर्च में आप कैसे इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, या ओनली एक्सटर्नल, या ओनली इंटरनल, या फिर नो सर्च रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कोई आंसर क्या होगा आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।